वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है मैन पावर प्लानिंग इन अ वेयरहाउस। आज हम लोग देखेंगे कि ई कॉमर्स कंपनीज अपना वेयरहाउस में मैन पावर कैसे प्लान करते हैं। से फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, रिलायंस रिटेल, ये सब अपना फुलफिलमेंट सेंटर में कैसे मैन पावर प्लानिंग करते हैं, वही आज आप लोग को इन डिटेल्स में समझाएंगे और दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैन पावर प्लानिंग करने के आगे हम लोग चलिए फिर से देख लेते हैं कि वेयरहाउस में क्या क्या डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहता है और हर एक डिपार्टमेंट का क्या क्या काम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इनबाउंड डिपार्टमेंट। इनबाउंड डिपार्टमेंट का काम क्या है? ट्रक्स को रिसीव करना, मटेरियल्स को अनलोड करना और उसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन या बारकोड पेस्ट करके पुटिंग टीम में हैंड ओवर कर देना। अभी आता है पुटिंग टीम। पुटिंग टीम क्या करता है? जो प्रोडक्ट्स उनको हैंड ओवर किया गया है उसका क्वालिटी देख के प्रोडक्ट वेरीफाई करके उसे रैकिंग कर देना इन्वेंट्री में। यही है पुटिंग टीम का काम। अभी आते हैं इन्वेंट्री टीम। इन्वेंट्री टीम का काम क्या है? स्टोर करना, स्टॉक टेक करना, पीरियोडिक साइकिल काउंट करना और रैक टू रैक ट्रांसफर करना। पूरा इन्वेंट्री का जिम्मेदारी होता है इन्वेंट्री टीम का। उसके बाद हम लोग आते हैं पिकिंग टीम। पिकिंग टीम क्या करता है? ऑर्डर्स को पिक करते हैं। जब हम लोग कोई ऑनलाइन साइट में ऑर्डर देते हैं, जब वो ऑर्डर जाके फुलफिलमेंट सेंटर में रिजर्व होता है, उसके बाद पिक लिस्ट निकाला जाता है। पिक लिस्ट क्या बोलता है? पिक लिस्ट बोलता है कि पिकर को क्या क्या आइटम कहाँ से पिक करना है। तो पिकिंग टीम का मेन काम है ऑर्डर्स को पिक करना और उसे पैकिंग टीम में भेज देना। अभी पैकिंग टीम का मेन काम क्या है? पैकिंग टीम का काम है शिपमेंट्स जो पिक हुआ है उसे वेरीफाई करके पैक करके डिस्पैच करना। तो दोस्तों, ये डिपार्टमेंट्स और उनका काम हम लोग डिटेल्स में वापस से देख लिया, समझ लिया है। डिटेल्ड वीडियो ऑफ वेयरहाउस ऑपरेशंस मैंने आगे भी आप लोग के साथ शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक दिया गया है, उसे जरूर देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए मैन पावर प्लानिंग के आगे और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ। नॉर्मली फुलफिलमेंट सेंटर या वेयरहाउस में इनबाउंड टीम कहा जाता है, बेसिकली इनबाउंड टीम, पुटिंग टीम और इन्वेंट्री टीम को, और आउटबाउंड टीम कहा जाता है पिकिंग टीम और पैकिंग टीम को। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि एक कंपनी कैसे अपना वेयरहाउस में मैन पावर प्लानिंग करता है। तो दोस्तों, चलिए एक बार वेयरहाउसिंग प्रोसेस फ्लो देख लेते हैं, जो आपने आगे भी देख चुका है मेरा प्रीवियस वीडियोस में। सबसे आगे ट्रक्स आता है, फिर वहां से मटेरियल्स अनलोड होता है, वो मटेरियल्स वेरीफाई होता है और उसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन या बारकोड लगाया जाता है और उसे इन्वेंट्री या रैक में डाला जाता है। उसके बाद जब हम लोग कोई ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन, वो ऑर्डर जाके फुलफिलमेंट सेंटर में रिजर्व होता है। उसके बाद पिक लिस्ट निकाल के वो ऑर्डर्स पिक करना होता है, जो करता है पिकर्स। तो ऑर्डर पिक करने के बाद वो सब प्रोडक्ट्स जाता है पैकिंग सेक्शन में। पैकिंग सेक्शन में वापस प्रोडक्ट को वेरीफाई करके पैक करके भेज दिया जाता है मदर हब में। मदर हब में प्राइमरी सेकेंडरी सॉर्टिंग होता है। उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है डिलीवरी हब में और फाइनली मटेरियल्स डिलीवरी हब से फाइनल सॉर्टिंग बेस्ड ऑन पिन कोड होके चला जाता है टुवर्ड्स द कस्टमर्स फॉर द फाइनल डिलीवरी। तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे मैन पावर प्लानिंग, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो दोस्तों, चलिए मैन पावर प्लानिंग देख लेते हैं। दोस्तों, मैन पावर प्लानिंग के लिए ये जो 8 स्टेप दिया गया है, वो 8 स्टेप आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से दिमाग में बिठा दीजिए, क्योंकि इस 8 स्टेप ही डिसाइड करता है कि कैसे मैन पावर प्लानिंग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है मंथली SNOP प्लानिंग, मतलब मंथली सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। ये एक टारगेट बेस्ड फिगर आता है, इनबाउंड डिपार्टमेंट के पास भी आता है, आउटबाउंड डिपार्टमेंट के पास भी आता है कि आपको मंथली कितना अमाउंट ऑफ आइटम्स रिसीव करना है, या विथ रिस्पेक्ट टू आउटबाउंड आपको कितना कस्टमर ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है जिसे डिस्पैच करना है एक मंथ में।
तो ये एसएनओपी प्लानिंग डे वाइज ब्रेकअप में भी आता है, और यही सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग कट ऑफ वाइज में भी आता है या शिफ्ट वाइज टारगेट में भी आता है। तो जो एक फुलफिलमेंट सेंटर में आउटबाउंड डिपार्टमेंट का मैनेजर है या एम्प्लॉय है, उसका यही टारगेट है कि उसे आवरली कितना करके आइटम्स डिस्पैच करना है, या अगर कोई इनबाउंड का मैनेजर है, उसका यही टारगेट रहेगा कि उसे आवरली कितना करके आइटम्स रिसीव करना है। अब दोस्तों, सिर्फ आइटम रिसीव करना या आइटम डिस्पैच करना ही मैन पावर प्लानिंग का बेस नहीं है। किस तरह का शिपमेंट है जिसे आप रिसीव करेंगे, किस तरह का शिपमेंट है जिसे डिस्पैच किया जाएगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जो स्टेप 5 में दिया गया है। जो फुलफिलमेंट सेंटर में आइटम्स रहता है उसे कैटेगराइज किया जाता है इन लार्ज और नॉन लार्ज बेस्ड ऑन पैकेजिंग साइज या वॉल्यूमेट्रिक वेट। और 6 नंबर स्टेप देखिए, आईपीपी मतलब आइटम्स पर पर्सन। जो इनबाउंड या आउटबाउंड डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय का आइटम्स पर पर्सन मतलब स्पीड कितना है, मतलब एक एम्प्लॉय कितना आइटम्स एक घंटा में रिसीव कर पाएगा, या एक एम्प्लॉय एक घंटा में कितना आइटम्स को वेरीफाई करके उसे बारकोड लगा पाएगा। सिमिलरली आप अगर आउटबाउंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक एम्प्लॉय कितना आइटम्स को पिक कर पाएगा या एक एम्प्लॉय कितना आइटम्स को पैक कर पाएगा, यही डिफाइन करता है आईपीपी, आइटम्स पर पर्सन। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के ऊपर बेस करके ही मैन पावर प्लानिंग किया जाता है। और दोस्तों, नंबर 7 पॉइंट देखिए, एब्सेंटिज्म, फैटिग फैक्टर, ऑक्सिलरी एक्टिविटीज। इन सब एक्टिविटीज में कितना मैन पावर लगेगा, ये सब कंसीडर करके भी मैन पावर प्लानिंग किया जाता है। और फाइनली ये जो 1 से 7 आपने स्टेप देखा है, वही सब कंसीडर करके फाइनल मैन पावर रिक्वायरमेंट का प्लानिंग किया जाता है। तो दोस्तों, ये देख के आपको थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा कि क्या होता है, कैसे होता है, शिफ्ट वाइज कट ऑफ क्या है, आवरली कट ऑफ क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन ये इजी 8 स्टेप है, इसको आप ध्यान में दिमाग में बैठा दीजिए। दोस्तों चलिए, लेट अस गो थ्रू सम एग्जांपल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैन पावर प्लानिंग कैसे होता है। तो दोस्तों, मैन पावर प्लानिंग समझने के आगे मैं जैसे आप लोग को बोल रहा था कि सबसे आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लार्ज और नॉन लार्ज आइटम्स है वो कैसे कैटेगराइज किया जाता है, वो हम लोग अभी थोड़ा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक्स, अपैरल्स या फूड आइटम्स, चॉकलेट्स, ये सब नॉन लार्ज कैटेगरी में आता है। इन सब आइटम्स का जो पैकेजिंग बॉक्स होता है उसके ऊपर डिफाइन करके ही कैटेगराइज किया जाता है। और अभी हम लोग देखेंगे क्या, लार्ज आइटम्स में क्या आएगा, सूटकेस आ जाएगा, मिक्सर ग्राइंडर आ जाएगा, माइक्रोवेव आ जाएगा, प्रिंटर्स आ जाएगा, साउंड सिस्टम आ जाएगा, बैट्स आ जाएगा, रैकेट्स आ जाएगा, जो ओवर डायमेंशनल आइटम्स है और इनका पैकेजिंग बॉक्सेस भी थोड़ा बड़ा होता है। अभी दोस्तों, लार्ज और नॉन लार्ज को कैटेगराइज क्यों किया जाता है, क्योंकि जो पैकिंग टेबल्स है ना, पैकिंग टेबल्स भी डिफाइन किया जाता है या डिजाइन किया जाता है बेस्ड ऑन दीज आइटम्स। कौन सा पैकेजिंग टेबल में कैसा आइटम्स पैक होगा, उस हिसाब से ही ये सब डिफाइन किया जाता है। अभी दोस्तों, पैकेजिंग टेबल या पैकिंग टेबल कैसे डिफाइन किया जाएगा। अभी दोस्तों, एक फुलफिलमेंट सेंटर है या वेयरहाउस में लाखों आइटम है, हजारों आइटम है। अगर हर एक आइटम एक पैकिंग टेबल में पैक किया जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना कार्टून्स रखने का स्पेस नहीं है, अलग अलग तरह का कार्टून्स रखने का भी स्पेस नहीं है। तो उस हिसाब से जो पैकिंग एरिया है उसे कैटेगराइज किया जाता है कि नॉन लार्ज आइटम एक जगह पैक होगा और लार्ज आइटम एक जगह पैक होगा। तो इन लार्ज आइटम और नॉन लार्ज आइटम का पैकिंग करने का टाइम भी अलग होगा। मतलब जो पैकर्स है लार्ज का और जो पैकर्स है नॉन लार्ज का, इनका भी आईपीपी का डिफरेंस होगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में भी जाते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि आउटबाउंड में पैकिंग मैन पावर कैसे प्लान करेंगे। ये जो आउटबाउंड में पैकिंग मैन पावर प्लानिंग हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसे पिकिंग मैन पावर भी ऐसे ही प्लान करेंगे। फंडा वही है, फंडा समझ लीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि एसएनओपी
फॉर एग्जाम्पल एसएनओपी अप्रैल में हम लोग का था 60 लाख आइटम को डिस्पैच करना है, तो अप्रैल में 30 वर्किंग डे था, तो मतलब दिन में 2 लाख आइटम्स को डिस्पैच करना है या 2 लाख कस्टमर ऑर्डर्स आएगा उसे प्रोसेस करना है। अभी दिन में ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कोई 2 शिफ्ट में काम करता है, कोई 3 शिफ्ट में काम करता है। अगर 2 शिफ्ट में काम होता है तो वर्किंग आवर पर शिफ्ट कितना है, 8 घंटा करके। सो एक शिफ्ट में 8 घंटा काम होगा, उसके दूसरा शिफ्ट में भी 8 घंटा काम होगा। सो टोटल वर्किंग आवर्स पर डे 16 घंटा। ठीक है, अभी दोस्तों कट ऑफ टाइम क्या है? कट ऑफ टाइम डिफाइन किया जाता है बाय दी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब या सिग्निफिकेंस यही है कि कट ऑफ टाइम के अंदर जो लोड रिफ्लेक्ट करेगा वो सब लोड उस पर्टिकुलर कट ऑफ टाइम में पिक करके पैक करके डिस्पैच करना है, ताकि वो ऑर्डर्स कस्टमर के पास टाइमली पहुंच जाए। मदर हब में भी कट ऑफ टाइम होता है, वहां कट ऑफ टाइम के ऊपर बेस करके ही ट्रक प्लानिंग किया जाता है। तो वो सब धीरे धीरे इन डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन दोस्तों ये समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ कंसीडर किया है कि दिन में 4 कट ऑफ टाइम है, मतलब एक एक शिफ्ट में 2-2 कट ऑफ टाइम है, मतलब एक कट ऑफ टाइम में 4 घंटा आता है। तो 4 घंटा में आपको कितना मैन पावर प्लानिंग करना होगा ताकि कस्टमर ऑर्डर्स टाइमली प्रोसेस हो जाए। तो दोस्तों हम लोग एज्यूम करते हैं कि वेयरहाउस का ऑपरेशन सुबह 9 बजे से स्टार्ट होके 6 बजे तक चलता है एक शिफ्ट, और रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक दूसरा शिफ्ट चलता है। इसके अंदर 1 घंटा लंच या डिनर टाइम रहता है। तो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स या प्रोडक्टिव आवर्स इज 8 आवर्स इन बोथ शिफ्ट। अभी दोस्तों जैसे हम लोग कह रहे थे कि आईपीपी ऑफ नॉन लार्ज पैकर और आईपीपी ऑफ लार्ज पैकर अलग होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स या आइटम्स का डायमेंशन अलग है, उसका पैकिंग करने का टाइम भी अलग होगा। तो हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि नॉन लार्ज आईपीपी है 100 और लार्ज आईपीपी है 40। इसका मतलब है एक लार्ज का पैकर 1 घंटा में 40 आइटम्स या 40 शिपमेंट्स को पैक कर देता है। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग तो आईपीपी नॉन लार्ज और लार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना है कि ऑन एन एवरेज लार्ज और नॉन लार्ज आइटम्स का रेशियो कितना रहता है। अगर 100 आइटम्स पिक होता है या 100 आइटम्स डिस्पैच होता है, उसके अंदर ऑन एन एवरेज 80 आइटम नॉन लार्ज का होता है और 20 आइटम लार्ज कैटेगरी का होता है। ये भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को क्या लगेगा कि नंबर ऑफ पैकर्स या पिकर्स। यहाँ हम लोग पैकर्स लेके कर रहे हैं, तो कितना पैकर लगेगा? तो टोटल शिपमेंट कितना है एक शिफ्ट में? यहाँ है 1 लाख, मतलब 2 लाख है दिन में, तो एक शिफ्ट में 1 लाख। तो 1 लाख शिपमेंट हम लोग को प्रोसेस करना है कितना आवर में? 8 घंटा में। तो नंबर ऑफ शिपमेंट्स पर आवर डिवाइड बाय आईपीपी विल गिव यू दी नंबर ऑफ पैकर्स। चलिए अभी एक नया टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं, रन रेट और आरआर। आरआर क्या होता है? जो एसएनओपी टारगेट होता है ना पर शिफ्ट, उसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स कीजिए, मतलब 1 घंटा में कितना शिपमेंट्स को पिक करना है या पैक करना है, मतलब बेसिकली 1 घंटा में कितना शिपमेंट्स को प्रोसेस करना है, दैट इज द रन रेट। इट इज म्यूचुअली अग्रीड बाय द पिकिंग टीम एंड द पैकिंग टीम so that the cutoff load is executed without failure। अभी दोस्तों हम लोग ने क्या कहा था कि लार्ज आइटम 20% होता है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स या आइटम्स प्रोसेस्ड, और नॉन लार्ज आइटम होता है 80%। सो अगर हम देखते हैं यहाँ 12,500 अगर शिपमेंट है पर आवर, तो उसमें से लार्ज आइटम होगा 2,500 और नॉन लार्ज आइटम होगा 10,000। तो मेन फंडा क्या है कि ये 10,000 नॉन लार्ज आइटम पैक करने के लिए कितना पैकर लगेगा, और ये 2,500 लार्ज आइटम पैक करने के लिए कितना पैकर लगेगा। यही आपका ऑब्जेक्टिव है और यही आपको निकालना है। तो दोस्तों नंबर ऑफ नॉन लार्ज पैकर्स रिक्वायर्ड इज नंबर ऑफ शिपमेंट्स पर आवर डिवाइड बाय आईपीपी। तो नंबर ऑफ नॉन लार्ज शिपमेंट्स पर आवर कितना है? 10,000, और आईपीपी ऑफ नॉन लार्ज पैकर कितना है? 100। तो आपको 100 पैकर लगेगा। सिमिलरली लार्ज पैकर कितना लगेगा? नंबर ऑफ लार्ज शिपमेंट्स पर आवर
divide by IPP of large packer. So it's 2500 divide by 40. So आपको 63 लार्ज पैकर लगेगा। आई दोस्तों, आई बिलीव दैट आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो दोस्तों देखते हैं अभी टोटल कितना पैकर लगेगा। सो 100 प्लस 63 दैट इज 163। मतलब आपको एक शिफ्ट में 1 लाख आइटम्स प्रोसेस करने के लिए 163 टोटल नंबर ऑफ पैकिंग मेंबर्स लगेगा। अब दोस्तों सिर्फ पैकर से तो काम नहीं बनता, और ऑक्सिलरी एक्टिविटीज रहता है इन दी पैकिंग और पिकिंग प्रोसेस। क्या रहता है? सॉर्टर्स रहता है जो आइटम्स को सॉर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स रहता है जो आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम दी पिकिंग टू द पैकिंग एरिया, डिस्पैचर्स रहता है जो स्कैनर्स लेके आइटम्स को डिस्पैच करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स रहता है, इशू रिजोल्यूशन टीम रहता है। सो ऑक्सिलियरी एक्टिविटीज के लिए भी मैन पावर डिजाइन किया जाता है। सो ऑन एन एवरेज 30% ऑफ द टोटल मैन पावर इज इन्वॉल्व इन ऑक्सिलियरी एक्टिविटीज। सो इसका मतलब है अगर 100 मैन पावर है आउटबाउंड डिपार्टमेंट में, उसमें 70 है पैकर और 30 है ऑक्सिलरी एक्टिविटीज के लिए। इन दिस केस हम लोग के पास है 160 पैकर काउंट जो हम लोग ने निकाला है, विच इज 70% ऑफ द टोटल मैन पावर। सो टोटल मैन पावर कितना होगा? इट्स 233। नीचे आप बॉक्स दिखाया गया है, वो बॉक्स में इन डिटेल्स कैलकुलेशन किया गया है, आप देख लीजिए। फैटिग फैक्टर, एब्सेंटिज्म, इसको कंसीडर करके ही हम लोग क्या डिजाइन करेंगे, कितना मैन पावर प्लान करना है। सो ऑन एन एवरेज 6% या 5% एब्सेंटिज्म डिफाइन करके हम लोग जोड़ लेते हैं कि 247 मैन पावर चाहिए होगा आउटबाउंड डिपार्टमेंट में, जो उन सब ऑर्डर्स को प्रोसेस करेंगे थ्रू आउट द शिफ्ट। सो आप लोग ने देख लिया कैसे मैन पावर प्लानिंग होता है। ये अगर आप पिकिंग में भी करते हैं वही सेम कैलकुलेशन है। एक नॉन लार्ज स्पीकर का आईपीपी क्या है, एक लार्ज स्पीकर का आईपीपी क्या है, घंटा में कितना ऑर्डर्स प्रोसेस करना होगा, उसके ऊपर बेस करके कितना मैन पावर चाहिए कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिमिलरली चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर इनबाउंड एक्टिविटी है तो कैसे मैन पावर प्लानिंग होगा वहां। तो फंडा वही है दोस्तों, एसएनओपी प्लानिंग आता है इनबाउंड के पास भी कि कितना आइटम्स रिसीव करना होगा पूरा मंथ में, और हर एक दिन में भी कितना आइटम रिसीव करना होगा। कट ऑफ टाइम भी डिफाइन किया जाता है, या शिफ्ट कट ऑफ भी होता है कि हर एक शिफ्ट के अंत में आपको इतना आइटम्स प्रोसेस करना है। तो उसके ऊपर बेस करके घंटा में कितना आइटम्स प्रोसेस करना है वो निकाला जाता है। अब दोस्तों फंडा वही है जैसे हम लोग आउटबाउंड में भी देखा था। नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसको देखिए। यहाँ हम लोग कंसीडर करते हैं कि नॉन लार्ज आइटम्स 80% है, लार्ज आइटम्स 20% है। अगर बोला गया है कि एक शिफ्ट में 1 लाख आइटम्स को रिसीव करना है, तो 8 घंटा में 1 लाख आइटम्स को रिसीव करना है, तो उसमें से 80,000 होगा आपका नॉन लार्ज आइटम, 20,000 होगा लार्ज आइटम। यहाँ आईपीपी ऑफ द रिसीविंग टीम है 200 फॉर नॉन लार्ज और 100 है लार्ज। मतलब एक इनबाउंड का एम्प्लॉय 1 घंटा में 200 आइटम को रिसीव करके बारकोड लगा देता है नॉन लार्ज, और लार्ज अगर वो आइटम हैंडल करता है तो 1 घंटा में 100 आइटम वो प्रोडक्ट रिसीव करके वेरीफाई करके बारकोड लगा देता है और पुटिंग टीम में हैंड ओवर कर देता है। तो ये है हो गया आईपीपी। तो इस हिसाब से 1 घंटा में आपको 10,000 नॉन लार्ज और 2,500 लार्ज आइटम को प्रोसेस करना है। तो कितना मैन पावर लगेगा? आइटम्स प्रोसेस्ड पर आवर डिवाइड बाई आईपीपी। सो नॉन लार्ज रिसीवर आपको लगेगा 50 और लार्ज रिसीवर लगेगा 25, मतलब 75 आपको टोटल रिसीवर लगेगा। अगर 75 रिसीवर काम करता है इन अ शिफ्ट, मतलब 8 घंटा में, तो 1 लाख आइटम शिपमेंट्स रिसीव हो जाएगा। जैसे हम लोग आउटबाउंड प्लानिंग में भी देखे थे, कुछ एब्सेंटिज्म और फैटिग फैक्टर मिला के हम लोग 5 से 6% ज्यादा मैन पावर प्लानिंग कर लेते हैं। सो अगर लगभग 80 मैन पावर प्लानिंग होता है इनबाउंड में, तो 1 लाख शिपमेंट्स प्रोसेस हो जाएगा, मतलब रिसीव हो जाएगा। दोस्तों आई बिलीव आप लोग को आइडिया मिल गया है कि ई कॉमर्स
इंडस्ट्रीज, ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस रिटेल, ये सब अपना फुलफिलमेंट सेंटर या वेयरहाउस में कैसे मैन पावर प्लानिंग करते हैं, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहते हैं, वो आपने देख लिया है और समझ लिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप लोग कमेंट करके बोलिए आप लोग को किस तरह का वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूंगा वैसे वीडियो बना के आप लोग के लिए अपलोड करूं। और मेरा वीडियो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छा अच्छा वीडियोस बना सकूं आप लोग के लिए। नीचे मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी का लिंक भी दिया गया है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।